हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्पों को चुनिए। तो पहला ऑप्शन दिया है, जुलाई 1952 में जे बी कृपलानी ने किसान मजदूर प्रजा पार्टी का गठन किया। दूसरा दिया है, पी सी घोष एवं टी प्रकाशम किसान मजदूर प्रजा पार्टी से जुड़े हुए थे। तो हमको बताना है दोस्तों, ये जो चार ऑप्शन है इसमें से कौन सा सही है। पहला ऑप्शन दिया है, पहला सही है लेकिन दूसरा गलत है। ऑप्शन बी दिया है, पहला गलत है लेकिन दूसरा सही है। ऑप्शन सी दिया है, एक एवं दो दोनों ही सही है। और ऑप्शन डी दिया है, एक एवं दो दोनों ही गलत है। तो हमारे पास जो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है ऑप्शन बी, पहला गलत है लेकिन दूसरा सही है। अर्थात ऑप्शन बी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष थे वो थे ऑप्शन सी, राधा कांत देव। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या है, राधा कांत देव, जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी सम्मेलन कब आयोजित हुआ था, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष मनोनीत किए गए थे। बताना है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरा अधिवेशन या फिर त्रिपुरा सम्मेलन कब आयोजित हुआ था, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष मनोनीत किए गए थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है ऑप्शन डी, 1939 में। देखते हैं दोस्तों चौथे नंबर का प्रश्न, 1920 में आयोजित ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता किसने की थी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह ऑप्शन ए, लाला लाजपत राय। देखते हैं अगला प्रश्न, देखते हैं पांचवें नंबर का प्रश्न, मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो जो कथन सत्य है दोस्तों, वो है ऑप्शन बी, अर्थात जो पाटलिपुत्र है वो उत्तर में गंगा नदी एवं पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ था। लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों के आरक्षण के संबंधित निम्नलिखित कथन को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। तो तीन आप हमारे पास कथन दिया है दोस्तों, तो तीनों को पढ़ते हैं फिर इसका आंसर देखते हैं। तो पहला दिया है, लोकसभा की 543 निर्धारित सीटों में से 84 सीटें अनुसूचित जातियों एवं 44 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। दूसरा कथन दिया है, किसी निर्वाचित क्षेत्र को आरक्षित करने का निर्णय परिसीमन आयोग द्वारा लिया जाता है। कथन तीसरा है, परिसीमन आयोग की नियुक्ति लोकसभा की स्पीकर द्वारा की जाती है। तो हमारे पास ये तीन कथन है दोस्तों, हमें बताना है तीनों में से कौन सा कथन सही है या फिर तीनों कथन सही है। तो देखते हैं इसका ऑप्शन दोस्तों। अब तो इसका ऑप्शन दिया है ए, बी, सी और डी करके चार ऑप्शन दिया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है ऑप्शन सी, कथन प्रथम एवं तृतीय गलत है लेकिन कथन जो दूसरा है वो क्या है, सही है। अर्थात पहला और जो तीसरा कथन है वो गलत है और जो दूसरा कथन है वो सही है। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन को पढ़िए तथा सही विकल्पों को चुनिए। कथन पहला दिया है, 44वें संविधान अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। दूसरा कथन है, संपत्ति के अधिकार को संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 301 के तहत विविध अधिकार बना दिया गया। तो दोनों में से क्या सही है क्या गलत है दोस्तों, यहाँ ऑप्शन में दिया है, फिर उसके हिसाब से हमको बताना है। तो देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन ए में दिया है, कथन ए सही है लेकिन कथन बी गलत है। अर्थात दोस्तों कथन जो पहला है वो सही है और दूसरा है वो गलत है। उसी प्रकार कथन पहला गलत है लेकिन कथन दूसरा सही है। कथन पहला एवं दूसरा दोनों ही सही है और कथन एक एवं कथन दो दोनों ही गलत है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है ऑप्शन सी, कथन एक एवं कथन दो दोनों ही सही है। अब देखते हैं नौवां प्रश्न। नौवां है, जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में नीचे दिए चार कथनों में से सही कथन को चुनिए। ऑप्शन ए दिया है, यह मिट्टी भारत के कुल भूभाग के करीब 14% हिस्से में पाई जाती है। ऑप्शन बी दिया है, इस मिट्टी में फास्फोरिक एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन सी दिया है, यह मिट्टी रेह
थूर, चोपन जैसे नामों से भी जानी जाती है। और ऑप्शन डी दिया है, यह मिट्टी उपजाऊ नहीं होती। तो इसमें बताना है दोस्तों कौन सा कथन सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन बी, इस मिट्टी में फास्फोरिक एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, नीचे 4 नदियों के नाम दिए गए हैं। लंबाई के दृष्टिकोण से इन नदियों का घटता हुआ क्रम अर्थात जो सबसे बड़ा है उसको पहले इस प्रकार हमें क्या करना है, अरेंज करना है। तो बताना है जो 4 ऑप्शन दिया है उसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका आंसर है। अर्थात इसके हिसाब से देखें तो जो सबसे बड़ी नदी कौन सी है, अर्थात बड़ी नहीं सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गोदावरी नदी है। उसके बाद है कृष्णा नदी, फिर उसके बाद है नर्मदा नदी और उसके बाद है महानदी। तो इसका हो जाएगा दोस्तों क्रम, अर्थात सबसे लंबी नदी हो गई गोदावरी, फिर कृष्णा नदी, फिर नर्मदा नदी और फिर महानदी। ये सब जो आंसर है दोस्तों वो जो पीएससी मॉडल आंसर अब जारी किया था उसी के हिसाब से हम लोग इसमें से अपना आंसर नहीं लिए हैं। 11वें नंबर का प्रश्न है, जर्मन सिल्वर में सिल्वर की कितना प्रतिशत पाया जाता है। तो ऑप्शन ए दिया है 20%, ऑप्शन बी 30%, ऑप्शन सी 60% और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। 12वां नंबर का प्रश्न देखते हैं, ध्वनि तरंगों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे 3 कथन दिए हैं, तीनों में बताना है कौन सा कथन सही है। तो पहला दिया है, जब हम ठोस से गैसीय अवस्था में जाते हैं तब ध्वनि की गति कम हो जाती है। दूसरा कथन है, किसी भी माध्यम में जैसे ही हम तापमान को कम करते हैं वैसे ही ध्वनि की गति बढ़ जाती है। और ऑप्शन तीसरा है, अर्थात कथन तीसरा है, ध्वनि की गति कांच के माध्यम की तुलना में एल्यूमिनियम के माध्यम में कम रहती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है कथन पहला। सिर्फ कथन पहला ही क्या है इसमें सत्य है, बाकी जो 2 कथन है वह गलत है। तो इसमें हम लोग ऑप्शन नहीं देख रहे हैं दोस्तों, डायरेक्ट इसका आंसर बता दिए, जो पहला कथन है वह सही है। 13वें नंबर का प्रश्न है, पौधों की वृद्धि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन माइक्रो न्यूट्रिएंट है। तो ऑप्शन ए दिया है पोटेशियम, ऑप्शन बी जिंक, ऑप्शन सी बोरोन और ऑप्शन डी दिया है क्लोरीन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन ए पोटेशियम। देखते हैं 14वें नंबर का प्रश्न, पारा एक ऐसा विषैला पदार्थ है जो भूमि, जल, वायु एवं खाद्य श्रृंखला को बुरी तरह दूषित कर देता है। निम्नलिखित में से कौन सा पारा प्रदूषण के स्रोत है, या फिर पारा जो है प्रदूषण का स्रोत है। 4 ऑप्शन दिए है, ऑप्शन पहला है, ऑप्शन दूसरा है, ऑप्शन तीसरा, ऑप्शन चौथा है। मतलब इन चारों में से बताना है कौन सा है। उसके बेस में यहाँ पर 4 ऑप्शन बनाया गया है। ऑप्शन ए जिसमें केवल पहला दिया है, ऑप्शन बी जिसमें पहला और दूसरा है, ऑप्शन सी जिसमें पहला दूसरा या तीसरा है, और ऑप्शन डी जिसमें पहला दूसरा तीसरा और चौथा चारों है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन डी, जिसमें चारों सम्मिलित है। अब देखते हैं 15वें नंबर का प्रश्न, किसी उत्तल दर्पण द्वारा अनंत तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच रखे बिंब के प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन ए आभासी तथा सीधा। यह हो जाएगा हमारा आंसर, अर्थात ऑप्शन ए आभासी तथा सीधा। अगला प्रश्न देखते हैं। 16वें नंबर का प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ATP के कितने अणु ग्लूकोज के प्रत्येक अणु के संश्लेषण में शामिल रहते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन बी में जो 18 दिए है वो, अर्थात 18 अणु क्या रहते हैं, शामिल रहते हैं। इसमें हमको क्या करना है दोस्तों, जो 17वें नंबर का प्रश्न उसमें सही जोड़ी मिलाना है। तो देखते हैं दोस्तों, इसका जो पहला दिया है वो है महादायी जल विवाद न्यायाधिकरण। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है शामिल राज्यों की संख्या में 3 राज्य शामिल हैं। फिर दूसरा है गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण में 5, नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण में 4 और महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण में 2 राज्य शामिल हैं। तो इस प्रकार दोस्तों जो जस्ट सामने वाला है वही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग ऑप्शन यूज नहीं कर रहे हैं। देखते हैं अब 18वें नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किनका या फिर किन लोगों का स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल का पोर्टफोलियो
उनके अंतरिम सरकार के पोर्टफोलियो से भिन्न था। तो हमारे पास इसका जो 4 ऑप्शन दिया ए बी सी डी करके, उससे हम लोग देखते हैं दोस्तों। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, अर्थात जो तीसरा नंबर का है वही। तो कौन है वो? C.H. भाभा। अब देखते हैं 19वें नंबर का प्रश्न। 19वें नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय है? तो ऑप्शन ए दिया है फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। ऑप्शन बी में दिया फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ऑप्शन सी दिया है सेकंड और ऑप्शन डी दिया है थर्ड। तो हम लोग सिर्फ ऑप्शन से पता लगाएंगे दोस्तों ये कौन सा है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, अर्थात सेकंड वाला। तो डायरेक्ट हम लोग सेकंड में जाके देखते हैं, अर्थात राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। तो ये क्या है? जो है संवैधानिक निकाय है। देखते हैं 20वें नंबर का प्रश्न। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में हमें दिया है राज्य दिया है, और सूची 2 में दिया है 2019 तक राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने की संख्या, अर्थात 2019 तक कितने बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। तो इसका जो दिया है दोस्तों जोड़ी मिलाने के लिए, उसको एक बार देखते हैं। तो पहला हमको दिया है मणिपुर। तो मणिपुर के सामने में जस्ट लिखा है 8, 10, फिर है 9 और उसके बाद 6। तो इसका जो जोड़ी हो जाएगा दोस्तों वो है 10 बार। ठीक है। उसके बाद देखते हैं दूसरा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश को कितने बार दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश के लिए है 9 बार। उसके बाद देखते हैं बिहार। तो बिहार के लिए कितना है? तो 8 बार राज्य क्या बोलते हैं राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। उसके बाद देखते हैं डी जो है उड़ीसा, एक ही बच गया दोस्तों, वो है 6 बार। तो इस तरह हमारा जो बी ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों वो सही हो जाएगा, अर्थात पहला के लिए दूसरा है, दूसरे के लिए तीसरा है, तीसरे के लिए पहला है और चौथे के लिए चौथा है। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। 21वें नंबर का प्रश्न है, किसी पार्टी को एक राज्य पार्टी के रूप में मान्यता तभी मिल सकती है जब पहला दिया है वह संबंधित राज्य के किसी आम विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वैध मतों का 6% प्राप्त कर पाई हो। दूसरा विकल्प है वह संबंधित राज्य के किसी आम विधानसभा चुनाव में 2 सीटें जीत पाई हो। तीसरा है वह संबंधित राज्य के किसी भी आम लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वैध मतों का 4% प्राप्त कर पाई हो। चौथा है वह संबंधित राज्य के किसी आम लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वैध मतों का 6% प्राप्त कर पाई हो। तो इसके बाद देखते हैं दोस्तों ऑप्शन कौन कौन से दिया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है पहला विकल्प, और जो दूसरा विकल्प है वो, अर्थात जो वह संबंधित राज्य के किसी आम विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वैध मतों का 6% प्राप्त कर पाई हो, और क्या है विधानसभा चुनाव में 2 सीटें जीत पाई हो। देखते हैं अगला प्रश्न। 23वें नंबर का प्रश्न है, सौर मंडल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है तीसरा और चौथा। बाकी जो पहला और दूसरा है वो गलत है, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा जो यहाँ पास दिया है उसके हिसाब से। तो इसका जो तीसरा और चौथा है वो क्या है? सही हो जाएगा, बाकी पहला दूसरा इसका गलत है। देखते हैं अगला प्रश्न। 24वें नंबर का प्रश्न है, ऊर्ध्वाधर तल एवं क्षैतिज तल में कोणीय दूरी को मापने में प्रयुक्त होने वाला यंत्र है। तो कौन सा है दोस्तों? अल्टीमीटर है। देखते हैं अगला प्रश्न। 25वें नंबर का प्रश्न देखते हैं, जूट की खेती के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें से हम लोग सीधा देखते हैं दोस्तों जो सही है उसके बारे में। तो क्या होता है, जूट की फसल के लिए उच्च तापमान सहित आर्द्र जलवायु की जरूरत पड़ती है। ये हमारा एक तो सही कथन है। दूसरा है देखते हैं, भारत में जूट की खेती मुख्य रूप से देश के पूर्वी क्षेत्र में सीमित है। तो ये दोनों हमारे पास दोस्तों जो ऑप्शन है वो क्या है? सही है। और जो पहला है वो क्या है? गलत है। पहला क्या है? तो जूट एक रबी फसल है, तो हमारे पास वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। बाकी जो दूसरा और तीसरा है वो हमारा सही हो जाएगा। 26वें नंबर का प्रश्न है, IRDAI ने किसकी अध्यक्षता में स्टैंडर्ड साइबर लायबिलिटी इंश्योरेंस प्रोडक्ट की आवश्यकता की जांच हेतु एक पैनल का गठन किया था? तो किन्होंने किया था दोस्तों? तो P उमेश ने किया था। देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज मिशन सागर 3 के तहत दिसंबर 2020 में मध्य वियतनाम के बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए 15 टन मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री के साथ हो ची मिन्ह
सिटी के हारोंग बंदरगाह पर पहुंचा था। तो इसका आंसर जो है दोस्तों वो है ऑप्शन सी, INS किल्तान। 29वें नंबर का प्रश्न है दोस्तों, किस क्रिकेट खिलाड़ी को ICC मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द डिकेड घोषित किया गया है? तो इसका ऑप्शन सी है दोस्तों स्टीव स्मिथ को, जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं। 30वें नंबर का प्रश्न है दोस्तों, गिरीश चंद्र मुर्मू बने हैं भारत के, ठीक है, बताना है वो क्या बने हैं भारत के। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। 31वें नंबर का प्रश्न है, यूनेस्को के लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम के तहत दिसंबर 2020 में मध्य प्रदेश के किन 2 शहरों को विश्व धरोहर वाले शहरों की सूची में शामिल कर लिया गया है? तो इसका आंसर है दोस्तों ओरछा और ग्वालियर को। 30वें नंबर का प्रश्न है, अनीता आनंद को किस पुस्तक के लिए पेन हेसल टिल्टमैन प्राइज फॉर हिस्ट्री 2020 प्रदान किया गया है? तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है द पेशेंट असैसिन। 33वें नंबर का प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा जलवायु परिवर्तन पर बनाए गए अपने नए युवा परामर्शदाता समूह में किस भारतीय को रखा गया है? तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है अर्चना सोरेंग। 34वें नंबर का प्रश्न है, विश्व अर्थशास्त्रीय मंच के वैश्विक लिंग अंतर सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? ठीक है, तो हमें को बताना है दोस्तों ये जो सूचकांक जारी किया गया है इसमें भारत का कौन सा स्थान है? तो वह है ऑप्शन डी में जो दिया है 112वां स्थान। 35वें नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया? तो ये इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन। 36वें नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन देशों ने नामा 11 का गठन किया है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी विकासशील देश। अगला प्रश्न है, पेपर गोल्ड पद का आशय है, ये पेपर गोल्ड कोई पद है उसका आशय क्या है बताना है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का विशेष आहरण अधिकार। 38वें नंबर का प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देने वाले निम्नलिखित का घटता हुआ क्रम क्या होगा? तो इसका आंसर है दोस्तों जो ऑप्शन ए में दिया है वो इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित जीवमंडल संरक्षण क्षेत्रों का घटता हुआ क्रम क्या होगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है मन्नार की खाड़ी, सुंदरवन, पंचमढ़ी और कंचनजंगा। 40वें नंबर का प्रश्न है, अम्ल वर्षा में निम्नलिखित होते हैं, अर्थात अम्ल वर्षा जब होती है तो उसमें क्या क्या होते हैं उसको बताना है दोस्तों। ठीक है, तो उसमें क्या होता है? तो नाइट्रिक एसिड होता है और सल्फ्यूरिक एसिड होता है। देखते हैं 41वें नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित कथन को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। 3 कथन दिया दोस्तों, बताना है कौन सा कथन सही है या फिर सभी कथन सही है। कथन पहला दिया है शुद्ध घरेलू उत्पाद बराबर सकल घरेलू उत्पाद प्लस मूल्य ह्रास, तो ये तो दोस्तों पहला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं प्रति व्यक्ति आय बराबर शुद्ध घरेलू उत्पाद, फिर ऑब्लिक में दिया है राष्ट्र की कुल जनसंख्या, तो ये भी दोस्तों कथन क्या है? गलत है। तीसरा कथन देखते हैं विश्व की अर्थव्यवस्थाओं की तुलना करने हेतु शुद्ध घरेलू उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद की अपेक्षा बेहतर मात्रिक है, तो ऑप्शन तीसरा अर्थात कथन दो तीसरा है दोस्तों वो भी गलत है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है तीनों में से कोई सही नहीं। देखते हैं 42वें नंबर का प्रश्न, कैबिनेट समितियों से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। तो हमारा पहला कथन दिया है दोस्तों संविधान में कैबिनेट समितियों का उल्लेख नहीं है, ये दोस्तों ऑप्शन सही है। फिर देखते हैं दूसरा, कैबिनेट समितियां प्रधानमंत्री द्वारा समय की जरूरत एवं परिस्थिति की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए गठित की जाती है, ये ऑप्शन भी हमारा अर्थात ये कथन भी सही है। देखते हैं तीसरा कथन, यदि प्रधानमंत्री समिति के सदस्य हो तो यह आवश्यक नहीं है कि वे समिति के अध्यक्ष हो,
ये कथन दोस्तों गलत है। देखते हैं चौथा कथन, संसदीय मामलों की समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, तो ये कथन भी गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कथन 1 और कथन 2 सत्य है और कथन 3 और 4 असत्य है या फिर गलत है। देखते हैं अगला प्रश्न। 43वें नंबर का प्रश्न है, जैन साहित्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सटीक विकल्प को चुनिए। कथन पहला दिया है, श्वेतांबर धर्म सूत्र में 12 अंग शामिल है। दूसरा कथन है, श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन वल्लभी में आयोजित एक धर्म सभा में किया गया था। तो देखते हैं दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए, चारों में से कौन सा सही है, तो ऑप्शन डी सही है दोस्तों। 44वें नंबर का प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। कथन पहला दिया है, कपिल सांख्य पद्धति के सबसे पुराने प्रणेता है। कथन दूसरा दिया है, कपिल यह बताते हैं कि किसी व्यक्ति का जीवन प्रकृति की शक्तियों द्वारा गढ़ा जाता है, किसी दैव शक्ति या फिर दैव सत्ता द्वारा नहीं। तो इसका जो आंसर है दोस्तों, उसमें क्या बोला गया है, जो कथन 1 एवं 2 है वो दोनों सही हैं, अर्थात जो दोनों कथन दिया है वह सही है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भूकंपीय छाया क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्पों को चुनिए। कथन पहला दिया है, एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से सर्वथा भिन्न होता है। तो ये कथन दोस्तों सही है। देखते हैं दूसरा कथन क्या है, भूकंप लेखी भूकंप अधिकेंद्र से 105 अंश से बाहर किसी भी दूरी पर पी एवं एस दोनों तरंगों का अभिलेखन करते हैं। तो जो दूसरा कथन है दोस्तों वो गलत है, अर्थात हमारा सिर्फ एक कथन सही है, वो क्या है, पहला कथन। 46वें नंबर का प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी सबसे ज़्यादा बार मैच की दोनों पारियों में 0 पर आउट हुआ है। तो दोनों पारियों कहने का मतलब है दोस्तों, जब टेस्ट क्रिकेट चलता है तो उसमें एक टीम को 2 बार बैटिंग और 2 बार बॉलिंग करना रहता है। तो हमको बताना है ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जो दोनों पारियों में, अर्थात अपने दोनों बैटिंग के पारियों में सबसे ज़्यादा बार 0 पर आउट हुआ है। तो ऑप्शन ए दिया है दोस्तों, सनत जयसूर्या, मुथैया मुरलीधरन, सी में है CS मार्टिन और डी में है स्टीफन फ्लेमिंग। तो इसका आंसर है दोस्तों CS मार्टिन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। कथन पहला दिया है, भारत को 20 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। दूसरा कथन है, भारत को 15 कृषि पारिस्थितिकी प्रदेशों में बांटा गया है। तीसरा कथन है, पश्चिमी हिमालय शीत शुष्क पारिस्थितिकी प्रदेश का कवरेज क्षेत्र पश्चिमी हिमालय प्रदेश के कवरेज क्षेत्र से ज़्यादा है। तो इसका जो ऑप्शन में देखें दोस्तों तो कौन सा सही है, तो ऑप्शन बी दिया है, जिसमें क्या बताया गया है कि कथन 1, 2 और 3 तीनों ही गलत है। मतलब जो तीनों कथन दिया है दोस्तों वो क्या है, गलत है। देखते हैं 48वें नंबर का प्रश्न। अगला प्रश्न है, उस सही विकल्प को चुनिए जो निम्नलिखित पाइपलाइन परिवहनों को उसकी लंबाई के घटते क्रम में दर्शाता है। अब घटते क्रम में बोला है दोस्तों, मतलब सबसे पहला क्या रहेगा, जो सबसे बड़ा रहेगा वो, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे करके इसको अरेंज करना है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों सी में दिया है। तो सी में अगर हम लोग देखें तो सबसे पहला क्या दिया है, दूसरे नंबर का, ठीक है, मतलब ये सबसे बड़ा पाइपलाइन परिवहन है। फिर उसके बाद दिया है चौथे नंबर का, उसके बाद फिर है दोस्तों तीसरे नंबर का, उसके बाद क्या है, पहले नंबर का। देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। देखते हैं प्रश्न, मुगल सम्राट अकबर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर चुनिए। तो कथन पहला दिया है, तानसेन रामबली पांडे को मुगल सम्राट अकबर द्वारा प्रदान की गई उपाधि थी। दूसरा कथन है, अकबर का विवाह राजा मान सिंह की बहन के साथ हुआ था। कथन तीसरा है, अबुल फजल आइन ए अकबरी के लेखक थे। चौथा कथन है, राजा टोडरमल अकबर की सेना के प्रधान सेनापति थे। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो क्या है, केवल कथन तीसरा सही है, अर्थात अबुल फजल आइन ए अकबरी के लेखक थे। बाकी जो 3 कथन और दिया है वो क्या है, गलत है। देखते हैं 50वें नंबर का प्रश्न। भारत की लोक चित्रकलाओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर को चुनिए।
तो कथन पहला दिया है, पट्टचित्र चित्रकलाओं की विषय वस्तु जगन्नाथ एवं वैष्णव संप्रदाय से प्रभावित है। दूसरा कथन है, मंजूषा चित्रकलाएं जूट एवं कागज के डिब्बों पर बनाई जाती है। तीसरा कथन है, पिथोरा चित्रकलाएं गुजरात एवं मध्य प्रदेश की कुछ जनजातियों द्वारा बनाई जाती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या है, सभी सही हैं। यहाँ पर क्या दिया गया दोस्तों, चारों सही है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 3 कथन है दोस्तों। तो क्या है, तीनों कथन सही हैं। ये सब जो आंसर लिया गया है दोस्तों वो पीएससी द्वारा जारी मॉडल आंसर के अनुसार लिया गया है। इसमें हम लोगों ने अपने से कोई आंसर नहीं लिया है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। इस वीडियो में हम लोगों ने देखा पीएससी 2020-21 में पूछा गया 100 में से 50 क्वेश्चन को। अगले वीडियो में फिर हम लोग देखेंगे दोस्तों जो 51 से लेकर के 100 तक का प्रश्न है उसको। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।